इस वक्त क्रेडिट की जंग लगी हुई है और वो भी टिकटॉक पर। पसरूर में अगर टैंकों ने गोलाबारी की है तो पंजाब की रानी ने पंजाब से भी भारी तोपखाने से उसका जवाब दिया है। उसमें पुलिस भी इस्तेमाल हुई है, गोभी, आलू, टिंडे सब कुछ इस्तेमाल हुए हैं गोलाबारी के अंदर। पीआर होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा। तो अब असल में टिकटॉक का वक्त शहादत आया है कि जो असल वाली जंग थी उसमें तो ना अब्बा की आवाज़ निकली, ना बाजी की निकली, ना कहीं शक्ल नज़र आई। इन शहीदों के घरों तक नहीं गए, शहीदों का इन्होंने जनाजा तक नहीं पढ़ा। हमेशा से जो एक प्रॉब्लम रहा है भारत और पाकिस्तान के माबेन, जो एक कशीदगी रही है 78 सालों से, उसका मेन सेंटर पॉइंट ही कश्मीर का तनाज़ा है। लेकिन पहले तो फिर भी स्टेट लेवल टॉक्स इस पे हो जाती थी, चाहे शिमला मुआहदा हो या फिर उसके बाद चलें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से भी बात हुई। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उनको अभी भी वो दृश्य याद होंगे जब इनकी मिसाइलें, इनके कई सारे जो हैं वो हथियार यहाँ पर हमको पड़े मिले साबुत अवस्था में, दगे ही नहीं वो, और इनका एयर डिफेंस सिस्टम किस हालत में था। ये सब क्यों हुआ ऐसा? जो चीन ने इनको एयर डिफेंस सिस्टम बना करके दिया, आई थिंक चीन ने अपने देश में भी उसको लगाया होगा, उसके किसी न किसी हिस्से में तो उसको भी फिट किया होगा। S-300 भी उसके पास, बाकी सब कुछ भी है, मगर इतना तो नहीं हो सकता कि चीन ऐसी ही कोई भी चीज बेच दे और पाकिस्तान ऐसी ही कोई भी चीज खरीद ले। दो देशों के बीच में ऐसी चीज नहीं हो सकती। ये क्यों हुई? ये पूरी की पूरी घूसखोरी, जिसको बोलते हैं ना अपने दलाली कट काटना, पूरा का पूरा उसमें भ्रष्टाचार करना, जानबूझ के ऐसी चीजें ली गई। और उसका तो उसमें जो डीजल पड़ता है, बाकी सब चीजें पड़ती हैं, अलग अलग हथियारों में, इनके टैंकों में, सब में वो डीजल तक बेच बेच के खा गई इनकी फौज। ये इनकी फौज की हकीकत है। उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि जी चल क्यों नहीं रहे हमारी मिसाइलें, फट क्यों नहीं रही, हमारे ड्रोन काम क्यों नहीं कर रहा है। वो जो भी इन्होंने थोड़ी बहुत जंग लड़ी है 2-4 दिन, सिर्फ और सिर्फ तुर्की के दिए हुए, भीख में दिए हुए ड्रोन्स की वजह से थोड़ा बहुत लड़ भी लिए, वरना इनका जो अपना तोप खाना था, इनके जो अपने जितने हथियार थे वो कचड़े के ढेर के समान थे। इस वक्त क्रेडिट की जंग लगी हुई है और वो भी टिकटॉक पर। पसरूर में अगर टैंकों ने गोलाबारी की है तो पंजाब की रानी ने पंजाब से भी भारी तोपखाने से उसका जवाब दिया है। उसमें पुलिस भी इस्तेमाल हुई है, गोभी, आलू, टिंडे सब कुछ इस्तेमाल हुए हैं गोलाबारी के अंदर। पहले तो ये सोचा गया कि आर्मी चीफ को अकेले लेकर जाते हैं, जो सोचने वाले थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, इससे फिर थोड़ी सी तनकीद आएगी कि सिविलियन लीडरशिप कहाँ है, तो शहबाज शरीफ साहब को मदऊ कर लिया गया। जो 24 मिसाइल हम पर फायर हुए थे, जिनमें से हमने एक भी नहीं रोका था, याद कीजिए, और वो जो 24 मिसाइल हम पर फायर हुए थे 6 जगहों पर, वहाँ पर शहादतें हुई थी। और उसके बाद भी हम गू मगू की सूरत हाल में थे कई दिन तक। फिर राणा सनाउल्लाह ने आके हमें बताया कि कोई जवाब नहीं देना, जवाब दिया जा चुका है, बस ख़त्म हो गई बात, हमने तैयारे गिरा लिए, उन्होंने मिसाइल मार लिए, आप सब ने डंडा उठा लिया। और फिर आपने वो तरपाई की, पूरी कौम ने वो तरपाई की कि इनको समझ आई कि जवाब देना पड़ेगा। फिर भी जवाब नहीं दिया गया। याद कीजिए, अगले 3 दिन फिर भी गुजर गए। हमारे तमाम बड़े बड़े लोग जिनको बड़ा गुस्सा आता है, वो आराम से चुप करके बैठ गए और वो कहीं नज़र नहीं आए। उन दिनों ना उनकी कोई फुटेज नज़र आई, ना फौजी साइड पे, ना दूसरी कि हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, DG-ISPR ज़रूर नज़र आते थे सामने, खा पी गए थे, मतलब कि बर्दाश्त कर गए थे। लेकिन जब उन्होंने हमारी बेसिस पर हमला किया तो जाहिर है फिर एयर चीफ, जैसा हमने बार बार आपको बताया कि उन्होंने कहा कि अब रिस्पॉन्ड ना किया तो फिर तो काम ही तमाम हो जाएगा, तो फिर वो वापस रिस्पॉन्स किया। लेकिन अब उस रिस्पॉन्स का जो क्रेडिट है वो लेने के लिए भारी तोपखाने से टिकटॉक पर लड़ाई जारी है। अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। या तो आप वो काम करें जो हुआ है। और एग्जैक्टली जो PR होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है PR। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए, क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना।
हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफ़ा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है, या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है कि यहाँ पर असल में बाजी मरियम की ख्वाहिश थी जाने की और वो टैंक पर चढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने फिर लाहौर में 2 कार्रवाइयाँ की, दोनों आपके सामने रखते हैं और आप भी सर धुनेंगे जब आपके सामने दोनों कार्रवाइयाँ रखेंगे हम। तो हमेशा से जो एक प्रॉब्लम रहा है भारत और पाकिस्तान के माबेन, जो एक कशीदगी रही है 78 सालों से, उसका मेन सेंटर पॉइंट ही कश्मीर का तनाज़ा है। लेकिन पहले तो फिर भी स्टेट लेवल टॉक्स इस पे हो जाती थी, चाहे शिमला मुआहदा हो या फिर उसके बाद चलें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से भी बात हुई। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने यकतरफा तौर पे बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर कश्मीरियों की आवाज़ सुने हुए, उन्होंने इसको भारत का अटूट अंग किस तरह शुमार करना शुरू कर दिया। तौर पर हिंदुस्तान की चूँकि जितनी भी हुकूमतें आई, माजी में आई या मौजूदा हुकूमत है, रवैया तो उनका हर किसी का कश्मीर, मसले कश्मीर की तरफ एक ही रहा और हर एक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की वादा खिलाफी करते हुए कश्मीर को अपना अटूट अंग रहना शुरू कर दिया। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे उसके बाद से जितने भी वज़ीर आज़म, अपने फौजियों पर भी फौजी ऑपरेशन किए ताकि उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों पर लगाकर पाकिस्तान को और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दुनिया में बदनाम किया जाए। जैसे हमने इससे पहले पहलगाम का, पुलवामा का एक वाक़ा जिसमें भारतीय CRPF के 40 लोग मारे गए और फिर इल्जाम लगा पाकिस्तान पर। लेकिन जो उनके ही अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कश्मीर के अंदर, मलिक सत्यपाल मलिक, उनका इंटरव्यू, उनकी सारी तहरीर इस बारे में है कि किस तरह से वो स्टेट ने होने दिया, 35 से इसका खात्मा किया और उसके बाद कश्मीर के अंदर मजालिम किए। इस सब से वो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते थे। आज भी जब हम देखते हैं कि जब पहलगाम का वाक़ा होता है, दुनिया उसको, पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, पाकिस्तान ने कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके साथ ताउन करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का पाकिस्तान ने कहा। लेकिन मोदी जी बजाय इसके किसी जगह कहते, वो जाकर बिहार में गए एक पब्लिक जलसे में, उसने ऐसी बातें की जिसने सारी चीज को फ्यूल किया। के ऊपर वो परेड की गई और सामने खड़ी बाजी सलाम ले रही थी, जो मेरा ख्याल है मैनी पैडी करवा रही थी जब जंग लगी हुई थी, मीन कहीं नज़र ही नहीं आई थी। लेकिन अब वक्त शहादत आ गया है, तो अब असल में टिकटॉक का वक्त शहादत आया है कि जो असल वाली जंग थी उसमें तो ना अब्बा की आवाज़ निकली, ना बाजी की निकली, ना कहीं शक्ल नज़र आई। इन शहीदों के घरों तक नहीं गए, शहीदों का इन्होंने जनाजा तक नहीं पढ़ा। उनके जनाजे हमने पढ़े थे, उनमें फार्म 47 का वज़ीर आज़म भी था, आर्मी चीफ भी थे, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर जो इंडिया के मिसाइलों से शहीद हुए, उनका जनाजा इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं, ये काम तो हो गया कि क्योंकि बाजी के हत्थे ना फौज चढ़ी आज, और वजह आपको बता दिया कि वो नहीं चाहते थे कि बाजी टैंक पे चढ़े जाके, और ना ही एयरफोर्स चढ़ी। तो बाजी ने एयरफोर्स से मिलती जुलती, जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने दूसरे दिन जो यूनिफॉर्म पहनी थी, उस यूनिफॉर्म से मिलते जुलते, माजरत इस बात पे मैंने नहीं किया, काम बाजी ने किया, ये आप देख लें, उस यूनिफॉर्म से मिलते जुलते बैंड वाले बुला लिए। बाजी ने कहा एयरफोर्स का टच तो आना चाहिए। इस वीडियो में बोलने वाला व्यक्ति कोई ऐसा वैसा मामूली पत्रकार नहीं है, ये इमरान खान की सरकार में मिनिस्टर रहा है शहबाज गिल। और जो ये लाइन है, इसको पार्टी लाइन भी कह सकते हैं, और उससे ज़्यादा आप इसको ये समझिए कि जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी जनता है, जिसके दिल दिमाग जान सब में इमरान खान बैठा है, वो इसी तरह से आज सिचुएशन को देख रही है। वो आज खुल करके इस बात को कह रही है। और एक चीज और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में निकल के आया वो ये है, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में भी एक जो है वो टकराव हमें साफ नजर आ रहा है। अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पे भारत में आप आर्मी को देखो, किसी एक रेजिमेंट ने एक ऑपरेशन किया और उसकी जगह दूसरी रेजिमेंट उसका क्रेडिट लेने पहुंच जाए तो उस रेजिमेंट को बहुत तकलीफ होती है। स्वाभाविक सी बात है, आपके काम पे किसी और को क्रेडिट मिले तो बहुत तकलीफ होगी। पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया? सिर्फ यहाँ पे हमने जो रजौरी में या जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से में घुस के उन्होंने गुरुद्वारे पर हमला किया,
इन्होंने इसी प्रकार की तुच्छी हरकतें, इसी प्रकार की जो है वो कायराना भरी हरकतें करी हैं सिविलियंस के ऊपर अटैक करने की। इन्होंने सामने सामने की जंग लड़ी हो कितनी, कुछ नहीं लड़ी, दुबक के बैठे रहे। इनका आर्मी चीफ तो शक्ल दिखाने तक नहीं आया। ये हकीकत है पाकिस्तानी फौज की। जो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत लड़ाई लड़ी भी पाकिस्तान की साइड से, वो थी पाकिस्तान की एयरफोर्स। पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो लोग कुछ निपटे भी हैं, जो उड़ाए गए हैं भारतीय मिसाइलों द्वारा, किसी के जनाजे पर पाकिस्तानी सेना नहीं गई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जितने, कोई कुछ नजर नहीं आता है। मगर आपको याद होगा जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वेडनेसडे का दिन था उस दिन, पिछले हफ्ते का वेडनेसडे, आई थिंक जो भी तारीख थी, तारीख का मुझे नहीं याद, बट वेडनेसडे था उस दिन। तो उस दिन मसूद अजहर के परिवार वाले जो मारे गए थे, उसके जनाजे पर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, ये चीफ, वो चीफ, फलाना ढिकाना, पूरा तंत्र पहुंच गया था। तो आप आतंकवादी को ज्यादा इज्जत देते हो, उसकी जगह जो आपके पायलट मारे जा रहे हैं एयरफोर्स के, जो आपके ये लोग मारे जा रहे हैं, सेना में जो सर्व करते हैं, जो सोल्जर हैं, उसके मौत पर कोई भी नहीं जा रहा है। तो ये दिखाता है सच्चाई, ये नंगा करता है पाकिस्तानी फौज को।